चलिए साहब, पहला जो हम लोगों का कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें मुख्यमंत्री पुनः जो बने हैं, कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं। और इस महागठबंधन में जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तेजस्वी यादव बने हैं। तो नीतीश कुमार का जो संबंध है वो जेडीयू पार्टी से है। किससे है? जेडीयू पार्टी से है। और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं वो जो बने हैं कि इनका संबंध किस पार्टी से है? आरजेडी पार्टी से। ठीक है साहब। और नीतीश कुमार इस महागठबंधन के सरकार के रूप में जो मुख्यमंत्री के पद का ग्रहण किए वो किए हैं, शपथ लिए हैं 10 अगस्त 2022 को। क्योंकि बीपीएससी है साहब, कई बार आपको होगा कि बिल्कुल डाटा पूछ देगा, एग्जैक्टली डेट पूछ देगा कि हाल ही में जो नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए वो किस तारीख को लिए, समझ रहे? एग्जैक्टली डाटा हो सकता है कि पूछ दे, तो याद रखना है कि 10 अगस्त 2022 को ये जो है सो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। पहले जो सरकार थी वो क्या कहते हैं, एनडीए की सरकार थी जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल थी। लेकिन अब क्या हो गया कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गई, ये महागठबंधन में आ गई। महागठबंधन में आ गई, फिर से पुनः जो मुख्यमंत्री बने वो नीतीश कुमार ही बने। और याद रखिएगा कि नीतीश कुमार जो है साहब ये 8वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये पूरे भारत में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाला जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने। 8वीं बार ये शपथ लिए हैं साहब। ठीक है। और बिहार में सर्वाधिक समय के लिए मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मतलब बिहार के सबसे लंबे समय के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी कौन बन चुके हैं? नीतीश कुमार बन चुके हैं। आ रहा समझ में बात? उसके बाद देखिएगा साहब आगे कि ये बनी सरकार जो है महागठबंधन की। किसकी? महागठबंधन की। और ये सरकार बिहार में बनी है महागठबंधन की। तो महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टी शामिल है इस बात को देखिएगा। तो जेडीयू शामिल है। कौन है? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद है हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। उसके बाद है सीपीआई एमएल। ठीक है, सीपीआई एमएल। उसके बाद है सीपीआईएम। और उसके बाद है आपका कांग्रेस। ये सारे पार्टी मिलकर के क्या बनाई है? महागठबंधन। और इस महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री बना वो कौन बना? नीतीश कुमार बना। उसके बाद देखिएगा कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। और पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे कौन? नीतीश कुमार। पहली बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे वो केवल और केवल 7 दिन के लिए बने थे। केवल और केवल 7 दिन के लिए बने थे। और वो जो बने थे साहब 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक। ठीक है, केवल 7 दिन के लिए। जब पहली बार ये मुख्यमंत्री 2000 में बने थे तो केवल 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक बने थे। ठीक है साहब। तो कई बार क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो इनसे जुड़ा हुआ डाटा अगर पूछना हो तो पूछ सकता है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो उस समय बिल्कुल 7 दिन के लिए बने थे। अभी जो है सो 20 वर्ष से भी अधिक समय के लिए बन चुके हैं। आए समझ में बात? तो सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार। और सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, नीतीश कुमार नहीं। 7 दिन के लिए बने हैं ना, तो ये दूसरा सबसे कम दिन के लिए बने। पहला पर जो है सतीश प्रसाद सिन्हा, ये केवल साहब 5 दिनों के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, बिहार के सबसे कम दिन के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा। और बिहार के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री, सबसे सर्वाधिक समय के लिए नीतीश कुमार। जबकि नीतीश कुमार से पहले जो थे सर्वाधिक समय का मुख्यमंत्री वो थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है साहब। चलिए, इतना बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा साहब यहाँ पर जो पिक आप देख रहे हैं ये हो गए आपके मुख्यमंत्री और ये हो गए उप मुख्यमंत्री। दोनों जो है सो समझ रहे हैं। तो हाँ, चाचा भतीजा साथ में दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला है वर्तमान में विधानसभा प्रतिपक्ष नेता जो है साहब कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। विजय कुमार सिन्हा पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, जबकि अभी क्या बन चुके हैं? ये नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। और किस पार्टी से हैं ये साहब? बीजेपी से हैं। किस पार्टी से हैं ये? बीजेपी से हैं।
आए समझ में बात। उसके बाद देखिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है अवध बिहारी चौधरी। कौन है? अवध बिहारी चौधरी। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है अवध बिहारी चौधरी। और इससे पहले जो था, जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, तो उस समय जो था विधानसभा के अध्यक्ष उस समय थे विजय कुमार सिन्हा। चलिए साहब, क्लियर है ना साहब। उसके बाद देखिएगा कि कई बार आप देखिए कि 67वीं बीपीएससी जो हुआ था 8 मई में, वहाँ से सवाल क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी को बिहार में सबसे कम विधानसभा की सीटें प्राप्त हुई थी। समझ रहे? इस तरह की, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जैक्टली जो मुख्य तौर पर पार्टियां बिहार में हैं वो कितना कितना सीट जीते हुए वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 67वीं बीपीएससी 8 मई को जो हुआ था वहाँ सवाल पूछा था, इसीलिए करके हम लिख दिए हैं कि वर्तमान में बिहार में किस पार्टी को कितना सीट विधानसभा में प्राप्त है। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा कि आरजेडी का है, सेकेंड स्थान पर कौन है? बीजेपी का है, 77 सीट है। तीसरा स्थान पर किसका है? जेडीयू का 45। उसके बाद है कांग्रेस का कितना? 19। और उसके बाद सीपीआई-एमएल का कितना है? 12। और हम पार्टी का कितना है? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इसका कितना है? 4। और इसके जो है सो अध्यक्ष हैं, मतलब हम पार्टी के कौन है? हम पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जीतन राम मांझी। ठीक है, वही ना नीतीश कुमार से हट करके जो बनाया था, पहले जेडीयू में थे, जेडीयू से जब उसको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया था तो अपनी एक अलग पार्टी बनाए थे जिसका नाम दिया गया हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, यानी हम शॉर्ट में। आया समझ में बात। चलिए साहब, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा कि अच्छा, ये जो देख रहे हैं साहब, हर घर जल योजना वाला देश का पहला परमाणिक राज्य कौन बन गया है? गोवा बन चुका है। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप। क्योंकि दादर एवं नागर हवेली और दमन और द्वीप ये दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसीलिए करके पूछेगा कि केंद्र सरकार की हर घर जल योजना को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला है जो प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना? तो याद रखना है कि दादर और नागर हवेली, दमन एवं द्वीप। चलिए, ये पहला, इसका मतलब ये हुआ कि उस केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से हर घर योजना को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। ऐसे समझ बात। और पहला राज्य पूछेगा कौन सा है, तो पहला राज्य याद रखना कौन सा? गोवा। कौन सा हो गया? गोवा। ये हर घर जल योजना जो है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या किया जाना, घरों तक पानी को, स्वच्छ पानी को, पीने की जो पानी है, स्वच्छ पानी, उसको हर घर तक पहुंचाना होता है। और ये जो बिहार सरकार के द्वारा हर घर नल जल योजना चला था, उसी का ये अनुकरण है। समझ रहे बात को? ये बिहार सरकार पहले चलाई थी हर घर नल जल योजना, और केंद्र सरकार इसी का अनुकरण किया है। तो कई बार बिहार सरकार के एग्जाम में, जैसे बीपीएससी वगैरह हुआ, ये पूछा जाता है कि बिहार सरकार की वह कौन सा योजना है जिसे केंद्र सरकारों ने क्रियान्वित किया है, मतलब केंद्र सरकार ने अनुकरण किया है। तो याद रखिएगा कि हर घर जल योजना जो है, ये बिहार का जो हर घर नल योजना है उसी का एक रूप है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आ रहा समझ में बात ना? अब देखिएगा साहब कि राज्य की बात बोला तो क्या बोलेंगे? गोवा। केंद्र शासित प्रदेश की बात बोला तो दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप। और पूछेगा कि भारत का पहला जिला कौन सा था, तो क्या बोलेंगे? बुरहानपुर। ये कौन सा था? एमपी में। ये शायद जो अक्टूबर का पार्ट 1 बताए थे उसमें भी हम लोग पढ़े थे। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि बात आई हर घर जल योजना का, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरू किया गया था साहब, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और ये जल शक्ति मंत्रालय का जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कौन है साहब? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, शेखावत मिसप्रिंट है, शेखावत साहब होगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं पिक, यही है साहब कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट आ जाएगा कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह प्रक्षेपयान SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 तथा आज़ादी सेट क्या हो गया? विफल हो गया। देखिए, कई बार जब इसरो
अपने सैटेलाइट को लॉन्च करती है तो अमूमन ऐसा ये होता है कि वो सफल हो जाता है, जिस उद्देश्य से वो लॉन्च करता है वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो क्या हो जाता है, वो असफल हो जाता है। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि किसी बच्चा को देखिएगा कि कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाता है, मतलब टॉप कर जाता है। और हर बच्चा मान लीजिए 10वां में टॉप कर गया, इंटर में टॉप कर गया, समझ रहे, ग्रेजुएशन में बढ़िया नंबर लाया। और लेकिन अचानक अगर किसी पार्ट 3 या 2 में क्या करेगा कि बहुत कम नंबर आ गया, फेल कर गया, तो एक होता है कि लगता है फेल कर गया, मतलब वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है, समझ रहे। तो उसी प्रकार से इसरो कई जो है सो सैटेलाइट को, कई उपग्रह को लॉन्च करते रहा और सफलता मिलते रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये जो छोड़ा गया है सैटेलाइट और एक आज़ादी सेट, ये दोनों क्या हो गया, विफल हो गया, मतलब इसरो को असफलता हाथ लगी है, ठीक है साहब। तो इसी वजह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो विफल हो गया है। तो याद रखना है साहब, कौन सा है, SSLV-D1 और एक कौन था, आज़ादी सेट, ठीक है साहब। अब लॉन्च किया इसरो, तो इसरो को याद रखना साहब, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुआ, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, एस स्वामीनाथन है। कौन है, एस स्वामीनाथन है साहब, ठीक है ना। अब देखिएगा साहब, आज़ादी सेट क्या था। आज़ादी सेट एक उपग्रह था जो भारत के 75 सरकारी स्कूल के 750 आज़ादी सेट 75 सरकारी स्कूल के जो छात्र थे, 750 छात्र, उसके द्वारा तैयार किया गया उपग्रह था। उसके द्वारा तैयार किया गया उपग्रह था, मतलब सरकारी स्कूल का बच्चा 75 बच्चा, 750 बच्चा मिलकर के, 75 सरकारी स्कूल का, 75 सरकारी स्कूल का 750 छात्र मिलकर के क्या किया था, इस उपग्रह को बनाया था, समझ रहे। और इसका उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना इसका मुख्य उद्देश्य था, समझ रहे। जो हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, अमृतकाल महोत्सव, अमृतकाल चल रहा है ना, अभी अमृतकाल चल रहा है। कब तक चलेगा अमृतकाल, 2047 तक, नहीं 2047 तक चलेगा अमृत काल। तो इस अमृत काल में हम लोग झंडा फहराने के, अंतरिक्ष में झंडा फहराते, कहाँ फहराते, अंतरिक्ष। धरती पर तो फैला ही नहीं है सब, धरती पर जितना जगह था हर जगह फहरा लिए हैं, तो अब बचल कौन चीज़ था, अंतरिक्ष। तो वहाँ कैसे छोड़ देंगे। तो हमारे जो 750 छात्र थे, ये उपग्रह तैयार किए जिसका नाम क्या पड़ा, आज़ादी सेट। ये वहाँ पर तिरंगा लहराना था, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर क्या हो गया, ये सैटेलाइट विफल हो गया साहब, ठीक है। इसी वजह से ये सफल नहीं हो पाया। आप देखिएगा ये जो है आपका SSLV रॉकेट, ठीक है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था आज़ादी, क्या कहते हैं, आज़ादी सेट। ऐसा समझ में बात। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला साहब है कि दुधारू गाय। दुधारू गाय किसको, दुधारू पशु है। दुधारू पशु किसको बोलेंगे, जो जानवर दूध देगा। तो देखिएगा कि गाय, भैंस, बकरी, ये सारे क्या हो गया कि लंपी वायरस से शिकार हो रहे हैं। किससे शिकार हो रहे हैं, लंपी वायरस। याद रखिएगा, VVI शब्द है, लंपी वायरस से शिकार हो रहे हैं। और इसका सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है, राजस्थान में पड़ा है, पंजाब में पड़ा है, हरियाणा में पड़ा है। और यहाँ से 4 लाख से अधिक जानवर क्या हुए हैं, प्रभावित हुए। ये होता है क्या है, लंपी वायरस, ये जानवरों के शरीर पर, उसके चमड़ा पर गुठली गुठली गांठें हो जाती है, समझ रहे हैं। और जिससे गाय क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, और इसका दूध जो है ना सूखने लगता है, इसका दूध क्या होने लगता है, सूखने लगता है, समझ रहे हैं। और इस तरह से गाय की मृत्यु भी हो रही है, समझ रहे हैं। तो इसके शरीर पर क्या आ जाता है, गांठें आ जाती है, और दूध क्या होने लगता है, सूखने लगता है। और इसके लिए केवल एक ही वैक्सीन को अभी तक मंजूरी मिल चुका है, वो है आपका गॉट पॉक्स। क्या है, गॉट पॉक्स वैक्सीन है, ठीक है साहब। तो आप देखिएगा कि ये गाय है ना, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है ना गोल गोल जैसा देख रहे हैं, गोल गोल जैसा गांठ हर जगह। ये तो थोड़ा सा पिक डल है इस वजह से, नहीं तो गोल गोल हर जगह इसका क्या हो गया है, गांठ हो गया, समझ रहे। ये किस वायरस के कारण हुआ है, लंपी वायरस के कारण हुआ। आए समझ में। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट है हम लोगों का कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 21 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी की गई। देखिए ये वन लाइनर टाइप का सवाल था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा था, लेकिन आप देखिए कि लग नहीं रहा था, लेकिन आप देखिए कि आपको जो दिखाए थे वेस्ट मैनेजमेंट जो BPSC एग्जाम लिया था, उसमें सीधा ये डाला गया था उठा करके कि कितने जो है सो विश्वविद्यालयों को मान्यता रद्द की गई है, ये सीधा उठा करके डाला गया था,
समझ रहे? तो कितने विश्वविद्यालय? 21 विद्यालय। देखिएगा ये क्या करता है, यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये करता क्या है कि जब भी एडमिशन का सीजन आता है तो वैसे वैसे कॉलेज का डाटा जारी करता है जो फर्जी तरीके से चल रहा है, समझ रहे? ताकि बच्चा सचेत हो जाए और उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले, अपने फ्यूचर को बचा पाए, समझ रहे? ये हर साल की प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत अभी क्योंकि एडमिशन का टाइम चल रहा था तो इसी वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे जो है सो 21 फर्जी विश्वविद्यालय का क्या किया है, डाटा जारी किया है। आए समझ बात? चलिए साहब, उसके बाद अगला है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया और इस विधेयक द्वारा बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो सबसे पहला सवाल यहीं से उठ के आता है कि बताइए कि राष्ट्रीय रेल जो है सो विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए, राष्ट्रीय रेलवे विद्यालय कहाँ अवस्थित है विश्वविद्यालय? तो क्या बोलेंगे? बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ पड़ता है साहब? ये गुजरात में। बड़ोदरा जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। तो राष्ट्रीय रेलवे विश्वविद्यालय जो है बड़ोदरा में है और इस राष्ट्रीय रेलवे विश्वविद्यालय को अब जो है सो क्या नामित कर दिया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि भारत सरकार हाल ही में किस विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया है? क्या याद रखना है? राष्ट्रीय रेलवे विश्वविद्यालय को, जो कहाँ पर अवस्थित है? बड़ोदरा में। बस इतना ही पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखना और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हाल ही में एक चर्चा में रहा था एक बहुमंजिला भवन जो था वो बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है? तो वहाँ से चीज़ें हैं, नोएडा स्थित 29 मंजिला अवैध रूप से बने ट्विन टावर को विस्फोटक के द्वारा क्या किया गया? गिरा दिया गया। और इसकी लागत कितनी थी साहब? 500 करोड़ थी। मतलब देखिए, जब भी शहरी इलाके में या ग्रामीण भी इलाके में, ऐसे ये सारे रूल शहरी इलाके में ज़्यादा अप्लाई होता है, जब भी कोई भवन बनता है, कोई बिल्डिंग बनता है तो सरकार का एक गाइडलाइन होता है, सरकार का एक क्राइटेरिया होता है कि आप किस प्रकार से नक्शा बना करके उस क्षेत्र में कितना हाइट तक आप घर को ले जा सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक, कितने फ्लोर बना सकते हैं। ये सारे गाइडलाइन होता है, किस सामान को किस प्रकार के, किस क्वालिटी के क्या कहते हैं सामान को प्रयोग करके आप बना सकते हैं, सारी गाइडलाइन होती है। तो ये सारे गाइडलाइन का ये उल्लंघन तो कर ही रहा था, कुछ फर्जी तरीका से भी इसको तैयार किया गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि इसको गिरा दिया जाए। तो गिराने के लिए दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था इंजीनियर को, ठीक है साहब? गिराने के लिए दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था इंजीनियर को। 29 मंजिला ये भवन था, कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, कुतुब मीनार से भी ये ऊंचा था साहब। और इसको उड़ाने के लिए 3700 केजी विस्फोटक का आवश्यकता पड़ा था साहब। 3700 केजी विस्फोटक का आवश्यकता पड़ा था। मतलब ये 3700 केजी विस्फोटक, ऐसा इतना विस्फोटक हो गया कि इतना विस्फोटक से हम लोग 6 ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर सकते हैं, ठीक है साहब? 3 जो है सो अग्नि मिसाइल तैयार कर सकते हैं इतना विस्फोटक से, समझ रहे हैं? इतना विस्फोटक का इसमें प्रयोग किया गया था। आया समझ में? क्योंकि ये चर्चा में रहा था तो हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी ये सब देखते हैं कैसा कैसा सवाल डालता है, जो चर्चा में आया उसको कलेक्ट कर दिया। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ों को। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से इसको ध्वस्त किया जा रहा है, आप देख रहे हैं धुआं जो निकल रहा है, इसको ध्वस्त किया जा रहा था, उस समय का ये फिगर है साहब, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हम लोगों का कि देश में निर्मित पहला विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसकी लागत जो है 20,000 करोड़, लंबाई है 262 मीटर, चौड़ाई जो है इसका कितना है 62 मीटर, तथा इसकी जो चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देश में निर्मित, एक तरह से कहिए स्वदेश निर्मित पहला जो है विमानवाहक युद्धपोत क्या किसको कहेंगे? देखिए मल्टीपल ये जो है सो चीज़ें हैं। इससे हम क्या करते हैं कि युद्ध के समय इसमें मिसाइल लगा करके इसको युद्ध के समय लड़ने में भी प्रयोग करते हैं, जहाजी बेड़ा के रूप में। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इस पर हम लोग क्या करते हैं, सुखोई जैसे मिसाइल वगैरह, सुखोई जैसे जो लड़ाकू विमान है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लैंड करवा सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह ले भी जा सकते हैं, समझ रहे? तो ये हो गया विमानवाहक पोत। तो ये अभी जो बनाया गया पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत वो कौन सा हो गया आपका?
INS विक्रांत। और इसमें टोटल लागत कितना है साहब? 20,000 करोड़ का। इसकी लंबाई कितना है? 262 मीटर। चौड़ाई कितनी है इसका? 62 मीटर। और इसकी जो चाल है वो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए साहब, क्लियर है ना? चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो यही याद रखना पहले कि मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, ये अगस्त 2022 को भारत की यात्रा पर आए, जिसमें भारत एवं मालदीव के बीच 6 प्रमुख समझौते हुए, जिसमें 10 करोड़ डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई। इसके साथ साथ भारत 6.74 किलोमीटर लंबा पुल का भी क्या करेगा? मालदीव में निर्माण करेगा। इसका मतलब देखिएगा साहब कि हम लोग जब प्रधानमंत्री क्या कहते थे, जब आए थे तो नेबरहुड फर्स्ट इस तरह की एक योजना चलाए थे, मतलब पड़ोसी पहले। ठीक है, जिसके तहत हमारे जो भी पड़ोसी देश है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हर क्षेत्र में मदद करते हैं, हर तरीक़ा से मदद करते हैं। तो अभी मालदीव के राष्ट्रपति आए थे भारत, इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, तो इनके साथ 6 समझौता हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख समझौता जो था वो था 10 करोड़ डॉलर का नई लाइन ऑफ क्रेडिट। नई लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? देखिए, जब किसी भी, देखिए कर्ज होता है 2 तरह का होता है। जब किसी भी देश को क्या करते हैं हम लोग, नगद कैश के रूप में किसी देश को कर्ज देते हैं, तो वो सिंपल क्रेडिट हो गया। आप दिए या तो इंटरेस्ट पर दिए तो इंटरेस्ट सहित आपको लौटाएगा, या फिर आप बिना इंटरेस्ट के दिए तो बिना इंटरेस्ट के लौटा देगा आपको। ये तो हो गया सिंपल क्रेडिट। एक क्रेडिट क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को ना केवल क्रेडिट दिए हैं, मान लीजिए कि जैसे मालदीव को हम लोग दिए तो दिए हैं कितना का? 10 करोड़ डॉलर का। तो हम मालदीव को ये क्रेडिट ये दिए हैं कि 10 करोड़ डॉलर का कोई भी वस्तु आप भारत से ही खरीद सकते हैं। कर्ज है, आप बिना पैसा का भारत आइए और 10 करोड़ डॉलर का आप क्या करिएगा? ये सारे भारत का जितना भी सामान है, जो भी आपकी आवश्यकता है वो आप लेके जा सकते हैं। एक तरह से समझिए कि उधार सामान को देना, समझ रहे? तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं नई लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब जो आपको क्रेडिट मिलेगा उससे केवल और केवल आप भारत से ही वस्तुओं को खरीद सकते हैं। आए समझ बात? और बाद में क्या करिएगा कि उस पैसा को आप लौटाइएगा। सीधा हुआ गांव घर में जैसे हम लोग उधार नहीं खाते हैं, है कि नहीं? उधार कुछ किसी से लेते हैं, उधार हुआ, समझ रहे? एक तरह से इतना का, इसी को क्या बोले हम लोग? नई लाइन ऑफ क्रेडिट। किसको दिया गया साहब? मालदीव को। और इसके साथ साथ मालदीव में हम लोग 6.74 किलोमीटर का क्या करेंगे? पुल का निर्माण करेंगे। तो मालदीव की बात आई, बताइए मालदीव किस महासागर में अवस्थित है? महासागर की बात किए साहब हम लोग, हिंद महासागर में। किस में है? हिंद महासागर में। तो मालदीव की राजधानी कहाँ है साहब? मालदीव की राजधानी माले। और यहाँ की मुद्रा क्या है साहब? माले रुपया। क्या है? माले रुपया। तो और बताइए कि मालदीव भारत के लक्षद्वीप से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? बताइए कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल। कितने से होता है? 8 डिग्री चैनल से जो है सो लक्षद्वीप के जो मिनी काय द्वीप है उससे मालदीव अलग होता है साहब। तो ये सारे बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गए, जिस पर चीन क्या किया है? आपत्ति दर्ज किया है। क्योंकि देखिए चीन इसलिए आपत्ति दर्ज किया क्योंकि चीन जो है ना, ये ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है कि ताइवान कोई देश नहीं है, ये चीन का क्षेत्र है, इस पर चीन का अधिकार है। वो ज़बरदस्ती देश बने हुए हैं, समझ रहे? तो चीन हमेशा ये चाहता है कि कोई भी देश ना इसको देश ना माने। अगर ताइवान से कोई ज़रूरत हो, ताइवान से कुछ समझौता करना हो, तो ताइवान से नहीं करके ताइवान के मुद्दे वाले पर समझौता हमसे करे, समझ रहे? इस तरह की बात है। तो ये चीन का मुद्दा हो गया। तो क्योंकि अब अमेरिका की जो क्या है स्पीकर नैन्सी पेलोसी,
नैन्सी पेलोसी, ये देखिएगा प्रतिनिधि सभा। देखिए प्रतिनिधि सभा क्या है कि जिस तरह से हम लोगों का संसद होता है तो उसी तरह से अमेरिका में भी संसद होता है, तो उसके संसद को हम लोग बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं उसके संसद को? कांग्रेस बोलते हैं। तो हम लोग के संसद में 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है वो होता है निम्न सदन। उसी तरह से वहाँ पर अमेरिका में जो निम्न सदन होता है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि सभा। तो जिस तरह से हम लोगों के लोकसभा में एक क्या कहते हैं अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा होता है उसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। हम लोग भी अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीकर ही बोलते हैं। तो वही है नैली पेलोसी। कौन सी है? नैन्सी पेलोसी है। ये ताइवान गई, चीन भड़क गया। ये आप काहे गए वहाँ पे, समझ रहे हैं? तो ये अपना आपत्ति दर्ज किया। अब देखिएगा साहब, आपत्ति दर्ज किया तो अब बात आई ताइवान की। तो बताइए ताइवान की राष्ट्रपति कौन है? पसाई इन बेन। कौन है? पसाई इन बेन जो है सो ये ताइवान की राष्ट्रपति हैं। आप देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये जो पिक है ये लगा हुआ है आपका नैन्सी पेलोसी का, नैन्सी पेलोसी का, और ये है ताइवान के राष्ट्रपति। ठीक है, ये है ताइवान के राष्ट्रपति। ठीक है साहब। अब देखिएगा कि जिस तरह से अगर, क्योंकि जब ये गई थी ना तो चीन क्या क्या था इसके जाने के बाद, जो ताइवान का समुद्री क्षेत्र है, हर देश का समुद्री क्षेत्र जो होता है वो निर्धारित होता है। आपको पता होगा कि 200 नॉटिकल मील तक जो होता है वो उस सीमा से लगे हुए देश का वो क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र। तो जब ये चली गई लौट करके तो बाद में क्या किया कि चीन जो है कि ताइवान के जो समुद्री क्षेत्र के आसपास ना ये युद्धाभ्यास किया और 1-2 मिसाइल क्या किया कि ताइवान का जो था समुद्री क्षेत्र उसमें जाकर के गिरा दिया। समझ रहे? तो इससे थोड़ा बहुत स्वाभाविक बात है कि दोनों देश में तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ेगा तो हो सकता है कि युद्ध की अगर स्थिति हो तो ये हमको सोचना है कि किस प्रकार से अगर युद्ध अगर दोनों में हो तो पूरे दुनिया को किस प्रकार ये प्रभावित करेगा। प्रभावित करेगा कैसे? देखिएगा कि जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन को क्या कहते हैं गेहूं का डलिया कहा जाता था, है कि नहीं? क्योंकि गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता था? यूक्रेन में हुआ करता था। अभी आप देखिए कि आटा का, गेहूं का रेट क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि यहाँ की सप्लाई बंद हो गई, निर्यात बंद हो गया। उसी तरह से यूक्रेन और रूस से ना कागज़ बनाने वाला लकड़ी का सप्लाई होता था, वो लकड़ी बंद हो गया। आप देखें कि पेपर का दाम, कागज़ का दाम क्या हो गया? बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ताइवान जो होता है ना साहब, ये सेमी कंडक्टर का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सेमी कंडक्टर का, किसका? सेमी कंडक्टर का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और ये 64% सेमी कंडक्टर क्या करता है? उपलब्ध कराता है। सेमी कंडक्टर का प्रयोग सबसे अधिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में होता है और आईटी सेक्टर जैसे मोबाइल वगैरह की चीज़ों में हो जाता है। ये सारे में सेमी कंडक्टर का प्रयोग होता है। तो स्वाभाविक बात है कि जो ही अगर सेमी कंडक्टर की आपात पड़ जाएगी, सेमी कंडक्टर 64% ही देता है, तो स्वाभाविक बात है कि अगर आपात पड़ जाती है तो ये सारे टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, धरा रह जाएगा। आईटी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, जैसे हो सकता है कि दुनिया में इसका असर बहुत बड़ा पड़ सकता है। ठीक है साहब। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आजकल लोगों में ना आटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा हो चुका है कि नहीं? चलिए ये क्लियर हो गया ना साहब? इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट है हम लोगों का कि अफगानिस्तान में रह रहे अलकायदा संगठन के सरगना अयमान अल जावाहिरी को अमेरिकी ड्रोन हमले के द्वारा क्या कर दिया गया? मार गिरा दिया गया। यह अमेरिका में स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर क्या क्या था? हमला का मास्टरमाइंड था साहब। 2009 में ये क्या क्या था? 11वां महीना था 2009 में। ये अमेरिका का क्या कहते हैं ट्रेड टावर जो था, ट्रेड टावर, इस पर यह हमला कर दिया था। 2 व्यक्ति इसमें था महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड। एक था ओसामा बिन लादेन, जिसको तो पहले ही अमेरिका क्या कर दिया? ऊपर क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा दिया। और एक बच गया, ये समझ रहे? एक बच गया कौन सा? अलियन अल जावाहिरी। ठीक है, ये तो संगठन का नाम है। अलकायदा जो है आतंकवादी संगठन है। ठीक है साहब। तो इसको ये क्या क्या था? अफगानिस्तान में रह रहा था। छुप करके कहाँ रह रहा था? अफगानिस्तान में रह रहा था साहब। कहाँ रह रहा था? अफगानिस्तान में। तो अमेरिका का जो था इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, वो सारे क्या कर रहा था? इसके पीछे लगा हुआ था। और ये अफगानिस्तान में जब रह रहा था तो अपने पूरे फैमिली के साथ रह रहा था। एक दिन ये बालकनी में टहल रहा था, समझ रहे? टहलते टहलते टहल रहा था, अमेरिका का ड्रोन गया, इसको मार दिया। समझ रहे बात को? तो क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं आतंकवादी संस्था से जुड़ा हुआ था और मास्टरमाइंड था, और बहुत सारे जो है सो आतंकवादी घटनाओं का ये अंजाम दिया था, जिसके कारण ये थोड़ा सा हो जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में
अलकायदा संगठन के किस सरगना को जो है सो अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन से मार गिराया? तो याद रखिएगा कौन सा, अयमान अल ज़ाहिरी। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला है साहब स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए। स्पेस एक्स का मालिक कौन है साहब बताइएगा तो, किसकी कंपनी है? एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क। आप बताइएगा कि टाइम पत्रिका जो है, टाइम पत्रिका यानी टाइम मैगजीन, ये पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? एलन मस्क को। किसे घोषित किया था? एलन मस्क को घोषित किया था साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि एलन मस्क रॉकेट के जरिए, एलन मस्क सॉरी स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए दक्षिण कोरिया चंद्रमा की कक्षा में दानोरी नामक उपग्रह को क्या करेगा? स्थापित करने के लिए प्रक्षेपण किया है। तो इससे पहले हम बताए थे कि जो अक्टूबर का पार्ट 1 वीडियो था उसमें दक्षिण कोरिया जो था एक और रॉकेट का परीक्षण किया था जिसका क्या नाम था? नूरी। क्या नाम था उसका? नूरी। और ये क्या हो गया? दानूरी। देखिए इसमें भी नूरी लगा हुआ है, ठीक है, नूरी और दानूरी, ठीक है साहब। चलिए अब बात आई दक्षिण कोरिया की, तो बताइए दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी, इसकी राजधानी है साहब सियोल। राजधानी कहाँ है इसकी? राजधानी इसकी सियोल। राजधानी इसकी है सियोल। चलिए साहब, उसके बाद राष्ट्रपति यहाँ का कौन है? योल। कौन है? योल। दोनों लॉजिकली याद, छोटा नाम है, देखिए है और भी इसमें, हमारा तो रिश्तेदार है नहीं कि पूरा नाम हम याद रखें, समझ रहे हैं ना, तो इसी वजह से छोटा नाम याद रखें, बस एग्जाम में हम सही करके आ जाए, बस यही बहुत बढ़िया है, समझ रहे, क्योंकि बदलते रहेगा हमेशा, और रिश्तेदार ने है कि सब दिन रिश्तेदारी भंजाना है हम लोगों को, है कि नहीं। चलिए उसके बाद अगला है साहब कि प्रागवे में भारतीय दूतावास की स्थापना 23 अगस्त 2022 को एस जयशंकर के द्वारा की गई, और इससे पहले ब्यूनस आयर्स से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, ठीक है साहब, प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। मतलब प्रागवे जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश है। क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है, जो अर्जेंटीना के बगल में है। दक्षिण अमेरिकी देश है, अर्जेंटीना के बगल में है। यहाँ पर कोई भी भारतीय दूतावास नहीं था, और यहाँ का जो जितना भी प्रतिनिधित्व होता था, यहाँ से जो भी काम होता था दूतावास का, वो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से होता था। कहाँ होता था? अर्जेंटीना की राजधानी। ये जो है ना ब्यूनस आयर्स, ये कहाँ की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है साहब, यहाँ से हुआ करता था। लेकिन 23 अगस्त 2022 को हम लोग क्या किए? प्रागवे में अपना दूतावास खोल लिए, ठीक है साहब, और दूतावास खोल लिए कहाँ पे? प्रागवे में। तो अब देखिएगा साहब कि प्रागवे में खुला है, तो प्रागवे की जो राष्ट्रपति हैं कौन है? मारियो अब्दो बेनिटेज। कौन है? मारियो अब्दोन बेनिटेज। और इसकी राजधानी कहाँ है साहब? एसेंसियोन। कहाँ है साहब? एसेंसियोन। ये सारे पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। देश कौन सा था जहाँ दूतावास खोले? प्रागवे। राजधानी कहाँ है साहब? एसेंसियोन। राष्ट्रपति कौन है साहब? मारियो अब्दोन बेनिटेज, ठीक है साहब। इतना बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का कि सरकारी कोष के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष के कारावास की क्या दी गई है साहब? सजा दी गई है। देखिए यहाँ का कानून कि प्रधानमंत्री को भी सजा मिल जाता है, अपना यहाँ भी कानून है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है साहब। तो इसमें देखिएगा कि कहा गया कि मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिसका क्या नाम था? नजीब रज्जाक, इसको 12 वर्ष क्या दिया गया है साहब? सजा दिया गया है। सजा इसलिए दिया गया था क्योंकि सरकारी कोष से ये क्या क्या था? घोटाला, करोड़ों का घोटाला किया था, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार में लिप्त था, समझ रहे। इसी वजह से वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है इसे 12 साल की सजा दी है, समझ। अपना भी सुप्रीम कोर्ट है ना, बहुत स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। सजा कौन? और मुख्य न्यायाधीश की जो बात करें, यू ललित, नहीं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, कम दिन के लिए बना था, 10 नवंबर को ही था, ठीक है उनका डेट। ऐसे आगे हम लोग लिखे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है साहब। क्योंकि ये जो भी डाटा होता है ना, ये पिछले मंथ का होता है, 1 महीना पहले का, तो क्योंकि 10 नवंबर को ख़त्म हुआ, मतलब 15 दिन 20 दिन 10 दिन पहले, तो वो डाटा फिर से हमको डालना पड़ेगा। चलिए साहब कोई बात नहीं। तो ये है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? नजीब रज्जाक। इनको 12 वर्ष का सजा होता है। बकलोलबा का मुँह लटकैले है, घोटाला करके मुँह लटकाता है, घोटाला करेगा तो की होगा? चलिए देख रहे हैं, घोटाला करके मुँह लटकैले हैं, घोटाला करने में नहीं सोच रहा था। चलिए ठीक है, यह नेता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है साहब? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी
कुआलालंपुर, ठीक है। नेता कोई भी हो, भ्रष्टाचार किया सीधे सलाखों के पीछे होना चाहिए, है कि नहीं? चाहे कोई भी नेता हो, कोई संविधान से बड़ा कोई नहीं है, सीधी बात है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ का वर्तमान जो पीएम है, प्रधानमंत्री कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद। कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद। और यहाँ का राजा कौन है साहब? मोहम्मद पंचम। कौन है राजा? मोहम्मद पंचम, ठीक है साहब। प्रधानमंत्री है लेकिन अभी भी वहाँ पर क्या है? राजा हुआ करता, ठीक है। मोहम्मद पंचम, ये आप देखिएगा कि दरोगा के एग्जाम में ये पूछा गया था, क्योंकि 2018 में ये राजा बना था, तो 2018 में ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, दरोगा का 18 या 19 में, तो उस समय ये पूछा गया था, 19 में तो वहाँ पर पूछा गया था साहब। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, और बाढ़ से सबसे अधिक जो प्रभावित रहा वो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एवं खैबर पख्तूनख्वा रहा। मतलब पाकिस्तान में बाढ़ आ चुका है, और यहाँ का 4 प्रांत जो है, जिसका कौन कौन है प्रांत? वो है आपका बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। ये सारे क्या हो गया? बाढ़ से प्रभावित हो गया साहब, और 3 करोड़ लगभग आबादी पाकिस्तान की क्या हुई? बाढ़ से प्रभावित हो गई है। इसी वजह से पाकिस्तान क्या लगा दिया है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है। और भारत का जब भी कोई पड़ोसी देश अगर आपातकाल लगाता है तो आपको पता है कि सवाल छप जाता है। जैसे कि आप देखे थे ना कि श्रीलंका में जो ही आपातकाल लगा था, खाद्य आपातकाल, तो सवाल क्या हो गया था? छप गया था, समझ रहे? तो इसी वजह से ध्यान में रखना है। पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है साहब, इस चीज़ों को। अब बात आई पाकिस्तान की, तो बताइए पाकिस्तान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? आरिफ अलवी। कौन है साहब? आरिफ अलवी हैं। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है साहब? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान के प्रथम पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए देश का अलग करवा दे, पागल कहीं का। हाँ, पद देखते हैं कि पद कितना खतरनाक होता है। राष्ट्रपति जानता था कि भारत में रहेंगे तो नहीं राष्ट्रपति बन पाएंगे, नहीं प्रधानमंत्री बन पाएंगे, समझ रहे? इस वजह से क्या कर दिया? हाँ, अलग पाकिस्तान बना लिया, समझ रहे बात को? बताइए। चलिए साहब, उसके बाद एनएसओ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 13.5% रहने का अनुमान लगाया गया। 13.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये कौन लगाया है अनुमान? एनएसओ। एनएसओ का मतलब क्या हुआ? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है साहब, ये हो गया। तो क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग रिपोर्ट जारी करती हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली डाटा पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप देखे थे कि अभी जो बेस्ट मैनेजमेंट वाला एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें एग्जैक्टली एडीबी का जो डाटा था वो पूछ लिया गया था साहब। इसी वजह से डाटा हम लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है हम लोगों का कि अगस्त 2022 तक प्रमुख बैंकिंग दर निम्न निर्धारित की गई। अब क्या क्या बैंकिंग दर? देखिए, बैंकिंग दर में 2-3 चीज़ें हैं जिसको कई बार होता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा डाटा क्या कहते हैं वर्तमान में है। तो देखिएगा कि रेपो दर जो रखा गया, कितना रखा गया? 5.40%। रिवर्स रेपो दर क्या है? 3.35%। और नगद आरक्षित अनुपात क्या है? 4.50%। इसका मतलब समझ में आया? रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, ये समझ में आया? देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये होता क्या है। देखिए आरबीआई जो है ये बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंक है। ये जब भी कोई नया बैंक अगर खुलेगा, ये गवर्नमेंट का बैंक हो गया, अब कोई भी नया व्यक्ति आएगा और बैंक खोलना चाहेगा तो ये बैंक करती क्या है? क्योंकि ये बैंक जब खोलेगी तो आरबीआई क्या करेगी? मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है, ठीक है, एक आरबीआई होगी, गवर्नमेंट का बैंक है, एक व्यक्ति आया बोला कि एसबीआई बैंक खोलेंगे, ठीक है साहब। तो ये एसबीआई बैंक खोलने के लिए क्या करता है आरबीआई? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट बैंक है तो जितनी भी जनता है इसका फेथ किस पर है? आरबीआई पर है। तो ये अगर आरबीआई बैंक अगर खुलेगा तो क्या करती है आरबीआई क्या करती है? एसबीआई से ना कुछ रुपया लेती है एडवांस में। कुछ रुपया क्या करती है?
एडवांस में एक निश्चित रकम होता है, वो देना पड़ता है बैंक खोलने के लिए। जैसे कि आप लोग कभी दुकान उकान खोलने के लिए या कोचिंग खोलने के लिए जब रूम लीजिएगा ना, तो आपको मकान मालिक क्या बोलेगा, एडवांस पहले दीजिए, समझ रहे। उसी प्रकार से जब बैंक खुलता है ना, तो आरबीआई क्या करती है, उससे कुछ एडवांस लेती है, कुछ रुपया जो है सो अपने पास, निश्चित रकम अपने पास सुरक्षित रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि जब बैंक में जनता जो है सो खाता खुलाएगी, नागरिक जब खाता खुलाएगा तो होगा क्या कि हो सकता है कि आरबीआई भाग जाए, तो उस कंडीशन में जो इसका रुपया रखा होगा वो रुपया उस जनता को दिया जाएगा, उसकी भरपाई की जाएगी। जैसे कि कोई कोचिंग खोला, समझ रहे बात को, अब वो मान लीजिए कि मकान मालिक क्या किया, उसे पहले ही एडवांस ले लिया, अगर कोचिंग वाला भाग भी जाए मास्टर, तो फिर क्या होगा, पैसा उसके पास रखा हुआ, उसे वो मैनेज कर लेगा। आए समझ में। उसी प्रकार से जब कोई भी नया बैंक खुलता है ना, तो आरबीआई की करती है कि उस नया बैंक से कुछ एडवांस रुपया रखती है, जिसको निश्चित रकम बोलते हैं, और उसको बोला जाता है एग्जैक्टली नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोला जाता है, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो वो है आपका 4.50। मतलब कोई भी बैंकिंग है, अगर वो नया आएगा तो उसके लिए जो अभी लगेगा, टोटल जो उसकी पूंजी होगी उसका कितना लगेगा, 4.50% उसको लगेगा। तो मान लीजिए ये कितना देगा, 4.50%। ये हो गया आपका क्या, CRR। सीधा बात समझना है कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर जब मार्केट में आती है तो आरबीआई के पास अपना कुछ जमा हिस्सा क्या करती है, आरबीआई के पास जमा करती है। ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात। आया समझ में बात। अब देखिए साहब, उसके बाद क्या होता है कि आरबीआई जो होता है ना साहब, ये साख नियंत्रण करता है। क्या करता है, साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण मतलब समझ में आता है कि अगर कोई बैंक घाटे में जा रही है तो उस बैंक को बचाना। देखिए बैंक का काम क्या होता है, समझिएगा, बैंक का काम क्या होता है कि जनता के पैसा को लेकर के बैंक कुछ नहीं करता, बैंक मीडिएटर होता है। जनता के पैसा को ले लिया और वो क्या कर दिया, बिजनेसमैन को दे दिया, बिजनेस करने के लिए। आपसे मान लीजिए कि 5,000 रुपया लिया, आपको ब्याज बता दिया कि इतना % से आपको देंगे। मान लीजिए कि 1% ब्याज आपको देगा, बता दिया जनता को कि हम, मान लीजिए कि हम बैंक हैं, हम जनता को बता दिए कि 1% ब्याज आपको देंगे। हम क्या किए कि 5,000 रुपये आपसे जो लिए थे वो दे देंगे कंपनी को, व्यवसायिक को, ठीक है, व्यवसाय करने वालों को, ठीक है, उद्योगपति को, वो दे दिए उसको हम बोले कि आपसे ना हम 3% लेंगे। कितना % लेंगे इंटरेस्ट, 3% लेंगे। वो क्या किया, लगा दिया पूंजी, वो पूंजी लगा दिया। अब मान लीजिए आपसे जो हम पैसा लिए थे और ये बोले थे कि जब आप पैसा चाहिएगा उस समय आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम इस वेट में रहेंगे कि जो है कंपनी जिसको हम पैसा दिए थे वो हमको देगा तब उसको देंगे, तो बताइए हमारा साख खराब होगा कि नहीं। किसी दोस्त से अगर आप एक बार रुपया ले लीजिएगा, आपको बोलेगा कि चलो जब तुम अभी दो, जब तुम मांगेगा कल परसों हम तुमको दे देंगे। अगर वो लौटा करके उस समय नहीं दिया मान लीजिए, तो उसके बाद अगर 8 रुपया मांगेगा तब दीजिएगा, समझ रहे, अब वो करेगा तो बोलिएगा नहीं, समझ रहे बात। उसी प्रकार से अगर बैंक आपसे रुपया ले लेती है और आप जिस समय चाहिए पैसा उस समय अगर नहीं देती है तो क्या होगा बताइए, लोग बैंक में पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास पैसा नहीं हो, बैंक के पास पैसा नहीं हो, लेकिन अगर जनता चाह रही है पैसा, जो जमा किया उसको पैसा चाहिए, तो बैंक तो हर हाल में देगी। नहीं देगी तो क्या दिक्कत होगा जानते हैं, एक तो उस कंपनी को पैसा दे दिया गया, वो तो लौट के नहीं आया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जनता का फेत उखड़ जाएगा उस बैंक से, तो जनता फिर पैसा नहीं रखेगी, तो बैंक क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। आए समझ में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई क्या करती है कि इस बैंक को बचाने के लिए कर्ज देती है। क्या देती है, कर्ज देती है। तो ये कर्ज जितना % ब्याज पर देती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट, जो अभी है 5.40। आए समझ में बात। मतलब आरबीआई दूसरा जो व्यावसायिक बैंक है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, कोई भी हो, दूसरे बैंक को जितना % पर वो ब्याज देगी, सॉरी कर्ज देगी, वो जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेपो दर। आए समझ में। उसके बाद देखिएगा रिवर्स रेपो दर क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आरबीआई के पास पैसा नहीं है, आरबीआई के पास नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है कि वाणिज्यिक बैंक से, यानी जो व्यापारिक बैंक होता है जैसे कि पीएनबी हो गया, इससे लेगा कर्ज कि थोड़े रुपया हमको दो, समझ रहे हैं। तो ये जो लेगा ना, मतलब वाणिज्यिक बैंक से, जो बना वाणिज्यिक बैंक है
मतलब व्यवसायिक बैंक है, उससे अगर आरबीआई कर्जा ली, जितने परसेंट पर कर्ज ली, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और आरबीआई अगर दी तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। आया समझ में? तो रिवर्स रेपो रेट जो हो गया ये हो गया 3.35%। आया समझ में बात क्या था? चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा है 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 315.22 मिलियन टन रहा। तो कई बार आता है कि सारे इकोनॉमिक्स के सेक्टर में और खास करके बीपीएससी वगैरह में ये सवाल पूछा जाता है कि 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न का जो है सो उत्पादन कितना रहा। तो याद रखना है 315.22 मिलियन डॉलर, जिसमें देखिएगा सबसे अधिक जो हुआ साहब वो चावल का हुआ 130.29 मिलियन टन हुआ, गेहूं का जो हुआ 106.84 मिलियन टन का हुआ, और गन्ना का जो हुआ साहब 31.81 मिलियन टन। ठीक है साहब, इतना मिलियन टन हुआ, यहाँ पर मिस्टेक था साहब। उसके बाद देखिएगा साहब कि ये सारे जो डाटा है ना, इस डाटा के आधार पर क्या हुआ साहब कि चीनी उत्पादन में, क्योंकि गन्ना का उत्पादन अधिक हुआ, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक पहले चीन था साहब, तो लेकिन इस डाटा के अनुसार भारत जो हो गया विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। दूसरा इसलिए कि आप बोलिएगा कि सर जब सबसे अधिक अगर ये उत्पादन कर रहा है तो निर्यातक में दूसरा कैसे आ गया? कारण है कि हम लोग प्रयोग भी करते हैं चीनी का, तो चीनी को हम लोग यूज कर लिए, इसी वजह से निर्यातक में कौन सा स्थान हो गया? दूसरा स्थान हो गया। चलिए साहब, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब कि एक पत्रिका है जिसका नाम है फॉर्च्यून ग्लोबल। ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल के द्वारा जारी कंपनियों की सूची में भारत की 9 कंपनियों को क्या मिला है? स्थान मिला है, तथा पहली बार एलआईसी और टाटा स्टील को क्या मिला है? इस सूची में शामिल किया गया है। मतलब फॉर्च्यून ग्लोबल क्या करती है, जो दुनिया की टॉप मोस्ट 500 कंपनी होती है, इसकी एक डाटा जारी करती है। ठीक है, इस डाटा में 500 कंपनी में भारत का 9 कंपनी शामिल है, और एलआईसी और जो टाटा स्टील है, जो इतनी बड़ी कंपनी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के 500 कंपनी में पहली बार शामिल हुआ। समझ रहे बात को? तो ध्यान में रखना है। देखिएगा कि पूरे दुनिया में पहला स्थान पर कौन रहा है? वालमार्ट रहा है, वालमार्ट कंपनी। और वालमार्ट कंपनी कहाँ की है? यूएसए की, और रिटेल की कंपनी है। रिटेल की कंपनी मतलब समझते हैं कि जैसे कि हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पर खरीद बिक्री करते हैं, उसी प्रकार की क्या है? कंपनी है। उसके बाद देखिएगा अमेजोन, ये भी कहाँ का है? यूएसए की। मतलब पहला और दूसरा जो कंपनी है कहाँ का है? यूएसए का है, और ये जो करता है इंटरनेट और रिटेल का काम करता है। उसके बाद तीसरा स्थान पर जो है स्ट्रेट ग्रिड, ये कहाँ का है? चीन का है। ये एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में ये काम करता है। ठीक है साहब, ये सारे पॉइंट याद रखना कि कौन सी कंपनी है, किस क्षेत्र में काम करती है, और किस देश की कंपनी है। अब बात आ गई भारत की। भारत में पहला स्थान पर है एलआईसी। विश्व के स्तर पर देखें तो कौन सा स्थान है? 98। ठीक है, और भारत का ये पहला कंपनी है इसमें शामिल। ठीक है, दूसरा स्थान पर भारत के स्तर पर देखें तो सेकेंड स्थान है, जबकि दुनिया के स्तर पर देखें तो यह है 104वां, और आईओसी का स्थान 100, और टाटा स्टील का 435वां। ठीक है साहब, इतना पॉइंट को हम लोग को, क्योंकि डाटा है, डाटा को सीधा उठा करके डाल दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब कि देश में पहली बार 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन छत्तीसगढ़ के कोरबा से राजनांदगांव तक किया गया। 3.5 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी साहब, समझ रहे हैं? तो रेल का जो प्राइवेट हुआ तो फायदा तो होगा ना साहब, फायदा तो ऐसा होगा मत पूछिए। समझ रहे? रेल का जो प्राइवेट हुआ तो आपको फायदा कैसे गिनाया जाएगा? समझ रहे? अगर हम यही सारी बातें बोल देते हैं तो लगता है कि हम विरोध करें सरकार का। सो बात नहीं है, सरकार का तो हम लोग पूर्ण सपोर्ट करते हैं कि नहीं। चलिए अब देखिए क्या क्या यहाँ पर देखिएगा कि देश में पहली बार 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन छत्तीसगढ़ के कोरबा से कहाँ किया गया है? राजनांदगांव तक किया गया। समझ रहे? अब देखिए रेलवे का कितना बड़ा विकास हो गया कि रेलवे इतना बड़ा हो गया। रेल जो है 3.5 किलोमीटर लंबा, समझ रहे? ये भारत का सबसे लंबा रेलगाड़ी बन गया। समझ रहे हैं? 3.5 किलोमीटर, 297 डब्बा इसमें लगाएगा। समझ आइए,
297, इतना बड़ा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा साहब, इतना बड़ा, और इसका नाम क्या दिया गया है साहब, सुपर वास्की। क्या नाम दिया गया? देखिए, प्राइवेटकरण से विकास हुआ कि नहीं हुआ? प्राइवेटकरण से विकास हुआ कि नहीं हुआ? कैसे विकास हुआ, कैसे लंबा बना दिए? 5 गो मालगाड़ी के एक के बार जोड़ दिए। आए समझ में? 5 गो मालगाड़ी क्या कर दिए, एक के बार जोड़ दिए, और 6 गो इंजन उसमें लगा दिए। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी बना कि नहीं? बना कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? बताइए, हुआ ना विकास। तो चलिए अब देखिएगा साहब, हंस रहे हैं आप लोग, सही बात बोले गलत बोले? तो ये सरकार जो बताई है, सरकार जो डाटा दी है, सरकार ये बोली है कि अगर इस तरह से हम लोग करते हैं ना तो 2-4 फायदा होगा। फायदा गिनाया, फायदा क्या गिनाया? फायदा ये है कि जो रेलवे ट्रैक है उस पर ट्रैफिक कम होगा। समझ रहे? ट्रैफिक क्या होगा? कम होगा। एक साथ हम थर्मल पावर को या किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तीसरा बात बोला कि बहुत कम जो है सो कर्मचारी की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो 5 रेलगाड़ी था तो 5 रेलवे ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती, अब जो है सो 2 रेलवे ड्राइवर मिल करके लेके चला जाएगा। मतलब हम लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चलिए साहब, चलिए क्लियर है ना साहब? तो सुपर वास्की इसका नाम दिया गया। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सरकार का मुद्दा है, जैसे विकास कर ले। मन होगा तो 9 गो रेलगाड़ी जोड़ दे, मन होगा तो दुनिया कुछ नहीं करे, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक लाइन लगा दे बॉगी का। समझ रहे हैं? जिसको चढ़ना है चढ़ जाइए। समझ रहे हैं? कन्याकुमारी, हाँ रहेगा वहीं। समझ रहे बात को? रहेगा वहीं। चलिए साहब, चलिए तो ये देखिएगा साहब, यहाँ से क्या किया गया, जब जोड़ा गया ना तो 27,000 टन कोयला की क्या की गई, ढुलाई की गई, जिससे क्या हुआ, 2.54 करोड़ रेलवे को क्या हो गया, माल भाड़ा प्राप्त हुआ। 267 किलोमीटर ही गया था साहब, 267 किलोमीटर ही गया था। और 267 किलोमीटर में कितना टन ले गया था, 27,000 टन कोयला ले गया था। और इससे जो भाड़ा हुआ ना, माल भाड़ा मतलब ढुलाई का जो खर्च देता है, वो जो हुआ कितना साहब, 2.54 करोड़। आया समझ में? चलिए, और रेलवे का सबसे बड़ा जो आमदनी का स्रोत है ना साहब, ये पैसेंजर वाला नहीं है, माल भाड़ा है। सबसे बड़ा स्रोत जो है माल भाड़ा है, इससे अधिक उसको मुनाफा होता है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 8वें वर्ष पूर्ण होने पर कुल खातों की संख्या कितना पूर्ण गई है, 46.25 करोड़। मतलब अभी तक देश में टोटल जो है 8 वर्ष में जनधन खाता से जो खोला गया खाता है जनधन योजना के तहत, वो कितना हो गया साहब, 46.25 करोड़ हो गया है। और इस खाते में कुल जो है सो रुपया कितना है, 1.74 लाख करोड़ रुपया जमा है। समझ रहे? ये सबसे गरीब आदमी का रुपया होगा, क्योंकि जनधन खाता में वैसे व्यक्ति को खोला गया था जो सबसे गरीब है। चलिए साहब, अब बात आई जनधन खाता, जनधन योजना की। तो जनधन योजना की शुरुआत जो हुई थी साहब 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था साहब। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एक है ग्रामीण एक है शहरी। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PMAYU, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का विस्तार दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। पहले जो लक्ष्य था कि सारे लोगों को आवास दे दिया जाएगा 2022 तक, अब इसको बढ़ा करके 2024 तक। समझ रहे? शायद सुनते हैं 24 में लोकसभा चुनाव भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब ना। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सुनते हैं अब हम लोग POK भी ले रहे हैं, है कि नहीं? गुजरात में चुनाव नहीं आया है ना, समझ रहे हैं? जो ही देखिए हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टी है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? जो ही पड़ोसी देश से सटा हुआ राज्य में, पड़ोसी देश से सटा हुआ जो राज्य है वहाँ पर जो ही चुना होगा ना, तो उस देश से ना कुछ हम लेते रहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि गुजरात में भी चुना है ना, तो आप देखिएगा कि मीडिया में बड़ा बड़ा हेडलाइन चलेगा, क्या जानते हैं? नहीं देखे हेडलाइन क्या? POK छोड़ो पाकिस्तान आ रहा है हिंदुस्तान। समझ रहे हैं? POK छोड़ो पाकिस्तान आ रहा है हिंदुस्तान। और जो ही चुनाव संपन्न तो पाकिस्तान के बोला तो ही रखो अभी POK। समझ रहे हैं? कारण क्यों? फिर पंजाब में चुनाव होगा तब फिर आएंगे, अभी रखो। समझ रहे हैं बात को? ऐसा होता है।
समझ रहे हैं ना। अब क्या बताए कब आएगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसको देखिए राजनीतिक मुद्दा बना करके सब लोग देखता है, कोई भी पार्टी हो। चलिए साहब अगला देखिएगा साहब कि जून इसकी शुरुआत जो हुआ था साहब, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी जो शुरुआत हुआ था जून 2015 में हुआ था। और ये जो है साहब, ये जो है साहब इसमें जो राशि होती है ना साहब, जो रुपया होता है, ये जो रुपया मिलता है कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपया मिलता है। और इसमें जो हिस्सेदारी होती है साहब, अच्छा ये मिलता किसको है साहब, जिसकी आमदनी जो है ना सालाना जो है 3 लाख रुपया से क्या है, कम है, वैसे व्यक्ति को मिलता है। वैसे व्यक्ति को मिलता है जिसकी आमदनी जो है सालाना 3 लाख रुपया से कम है। आए समझ में। और इसमें जो हिस्सेदारी है साहब, केंद्र जो देता है वो 1.5 लाख रुपया देता है और राज्य सरकार जो देती है 1 लाख देती है। लेकिन नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आए समझ में बात। चलिए हिस्सेदारी को भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब कुछ नियुक्ति है, कुछ नियुक्ति है। अब देखिएगा साहब इस नियुक्ति में कौन कौन है। सबसे पहला देखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो नियुक्त किया गया, किससे नियुक्त किया गया है, सुरेश एन पटेल को। किसके स्थान पर बने हैं, संजय कोठारी। उसके बाद देखिएगा काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CISR की पहली महिला निदेशक। देखिए जो ही ये शब्द अगर आ जाए, जो ही ये शब्द आ जाए पहली महिला, अगर वो झाड़ू भी लगा दिए तो क्या बन जाएगा, जीके बन जाएगा, सवाल छप जाएगा। आए समझ में। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि पुरुष दिवस गुजरा है, कब था, 19 नवंबर को, यही ना। लेकिन कहीं कोई चर्चा था क्या, यही महिला दिवस अगर होगा तो 1 महीना पहले से सरकार भी, समाज भी, हर व्यक्ति भी, ठीक है महिला की सशक्तिकरण के लिए ठीक है, लेकिन पुरुष को इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, है क्या नहीं। मतलब लगता है कि जो मतलब पृथ्वी पर जैसे 2 होता ना प्राणी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लगता है कि इस पुल्लिंग खत्म हो गया, समझ रहे, ऐसा कभी कभी अनुभव होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए साहब अगला देखिएगा, हम लोग महिला दिवस पर कितना महिला सबको जो होती हैं सबको विश कर देते हैं। अरे पर्सनली नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, समझ रहे हैं, एकदम पूरा 8 मार्च को एकदम सजेले रहते सब लड़का। लेकिन महिला कभी एको बार देखे विश करते हैं पुरुष दिवस, कभी होता है ऐसा, नहीं होता ना। अरे पुरुष दिवस नहीं, अगर नहीं करना था कोई बात नहीं, पुरुष दिवस को नहीं मनाते, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उसी दिन मनाया जाता है शौचालय दिवस, उसको भी तो बोल देते, विश कर देते हैं। चलिए साहब ठीक है साहब, मतलब 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी एक क्यों। देखिए महिला में क्या होगा, महिला दिवस अलग, राष्ट्रीय बालिका दिवस अलग, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अलग, ये सारे कैटेगरी बांट करके और सबको बढ़िया से मनाया जाता है। और लड़का में एक होता है पुरुष दिवस 19 नवंबर को, वो दिन ला दिया कौन सा, शौचालय दिवस। बताइए ये बढ़िया काम हुआ। हाँ मतलब पुरुष का कोई वैल्यू नहीं है, बताइए गजब हाल है, क्या करिएगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ही पहली महिला लग गई, तो महिला अगर आ गई पहली तो समझ जाइए वो झाड़ू भी लगाएगी तो जीके बनेगा। तो देखिएगा कि पहली महिला CSIR कि जो पहली महिला निदेशक बनी है कौन बनी है, नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी। कौन बनी है, नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है साहब, ये जो आप देख रहे हैं यही है साहब, नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी कौन है, यही है, ये आप जो देख रहे हैं ना यही है साहब। ठीक है, CSIR की पहली महिला निदेशक। ठीक है साहब, याद रखना। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा ये कर्नाटका की। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब कि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, यू ललित बनी थे। लेकिन ये 10 नवंबर को साहब याद रखिएगा कि 10 नवंबर का इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है साहब, और ये जो बने थे NV रमना के स्थान पर बने, क्योंकि ये पहले का डाटा है तो इसी वजह से यहाँ पर ये लिख दिए, बाकी चीज़ें अगले मंथ में हम लोग डाल देंगे। चलिए साहब अब बात आई सुप्रीम कोर्ट की, तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश कितना होता है, 33, और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर के कितने न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं, समीर वी कामत। कौन बने हैं, समीर वी कामत। और किसके स्थान पर बने हैं, G सतीश रेड्डी। किसके स्थान पर, G सतीश रेड्डी के स्थान पर। उसके बाद देखिएगा कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार जो बनाया गया है G सतीश रेड्डी को। मतलब DRDO के अध्यक्ष से कार्यकाल पूरा हुआ, तुरंत सरकार जो है सो एकदम देखिए सरकार के फेवरेबल में, सरकार के हिसाब से जो भी अधिकारी काम करता है ना, आप देखिएगा कि उसके कार्यकाल को क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और जो ही सरकार के विरोध में थोड़ा भी गए, मतलब
थोड़ा भी सरकार के विरोध में चल गए तो सीधा क्या हो जाएगा, पहली इस्तीफा। इतना ना ये होगा करेगा ना कि पहली आपको देखिए, रघुराम राजन था ना आरबीआई गवर्नर समय से पहले, उर्जित आर पटेल गवर्नर थे समय से पहले। उसी तरह से आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो क्या कहते हैं गवर्नर बनाया गया था वो भी, तो ये सारे देखिएगा आप कि इसी तरह से सारे लोग क्या कर दे, इस्तीफा दे देते। और जो है सो सरकार की बात तो जैसा बोले, अगर दिन है बोलेगा बोलिए अभी साहब रात है, हाँ रात है, सूरज कहाँ दिख रहा है, सही है रात है, समझ रहे, तब ठीक है, समझ रहे। तब आपको जो ही अगर कार्यकाल समाप्त भी होगा ना, एकदम जो है सो एक्सटेंड कर जाएगा, समझ रहे। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला देखिएगा साहब क्या हुआ नीतीश, हाँ सन्नी देओल का क्या है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, मिस्र के सईफ अहमद कौन बने हैं, मिस्र के सईफ अहमद बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं, नरेंद्र बत्रा। किसके स्थान पर, नरेंद्र बत्रा के स्थान पर बने हैं साहब। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिएगा साहब, देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे देश में ना, अब बहुत सारे देश ऐसा है कि जो अब लोकतांत्रिक हो चुका है और हर देशों के साथ बराबर हथियार हो गया, कोई भी देश किसी से कम नहीं है। अब तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, तो हर सेना में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, और बम गोली जो बनाते हैं वो एक्सपायर करने लगता है, समझ रहे हैं। तो जब एक्सपायर करने लगता है ना, जब देखिएगा कि एक्सपायर करने लगेगा, अमेरिका तो होशियार है, जो ही देखेगा एक्सपायर करने लगेगा ना तो दो देश को ना पिंच कर देगा, लड़वा देगा। जैसे गांव घर में देखते होंगे कि कोई लड़का अगर आपको कुछ बोल दिया ना, तो जो लड़वाने वाला लड़का होगा बोले बाप रे तोरा ये बोल देगा, रे तोरा यही बात बोल दिया, ओकरा हिम्मत है ना केना आ गया, बताओ तो। हमरा तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वही था जो छून लिया, समझ रहे। अब क्या हो गया, आपको इतना चढ़ा दिया, आप क्या करिएगा, लड़ जाइएगा। वही हाल है अमेरिका का, जब वो बम गोली बनाता है ना, उसको लगेगा कि मेरा एक्सपायर करने लगा, तो दो देश को पिंच कर देगा, समझ रहे। दोनों लड़ जाएगा और कहेगा तुम लड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तोरा ना हथियार देंगे, समझ रहे। जितने हथियार लगेगा ना सब हमर रहेगा, समझ, चिंता नहीं करे, हम अमेरिका तुम्हारे साथ है, समझ। अब लड़वा दिया, और जितना एक्सपायर होने वाला बम गोली था ना सब ओकरा थमा दिया, लो अब फ्री में थोड़े थमाएगा, पैसा लेता है, बताइए। अब एक्सपायर होने वाला भी क्या कर लिया, कुछ तो एक्सपायरो बेच लेता होगा, समझ रहे, यहाँ बिजनेसमैन हुआ, समझ रहे। लेकिन कुछ देश ऐसा होता है कि जब, क्योंकि लड़ाई तो होता नहीं है, तो सारे जो मिलिट्री है वो अपनी क्या कहते हैं अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करता है, युद्धाभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, समझ रहे। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ और कहाँ हुआ, किस सेना के साथ हुआ। बीपीएससी तो यहाँ तक पूछ देता है कि फलाना देश के साथ हुआ, किस प्रकार का ये था, नौसैनिक था, थल सेना वाला था, या वायुसेना का था, इस तरह से पूछ देता है। इसीलिए करके इसको भी याद रखना है साहब। चलिए अभी देखिएगा कि हाल ही में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2022 में हुआ, जिसमें 16 भारत सहित 16 देश इसमें शामिल था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ साहब, ऑस्ट्रेलिया में। और किस प्रकार के नौसैनिक अभ्यास था साहब, देख लीजिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये 2022 में, जिसमें टोटल कितना देश, 16 देश साहब शामिल था, ठीक है साहब, भारत सहित 16 देशों को याद नहीं रखना, बस यही ध्यान में रखना है कि आयोजन कहाँ हुआ था, किस प्रकार का था, नौसैनिक था, कितना देश भाग लिया था, समझ रहे, ये सारे ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा विनवैक्स, कौन सा है, विनवैक्स युद्धाभ्यास। विनवैक्स युद्धाभ्यास जो है साहब, ये भारत और किसके बीच, वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। और इसका आयोजन जो हुआ साहब वो पंचकुला, हरियाणा जो है, हरियाणा के पंचकुला का जो जगह है चांदी मंदिर में साहब, चांदी मंदिर पर के पास हुआ है। और ये थल सेना का दोनों के बीच पहला युद्धाभ्यास, मतलब अभी तक हम लोग वियतनाम के साथ थल से क्या कहते हैं कोई भी युद्धाभ्यास नहीं कर रहे थे, ये पहला युद्धाभ्यास है जो हम लोग वियतनाम के साथ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा और ही वीवीआई बन जाता है साहब, इसीलिए करके इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा अल नजफ 4 युद्धाभ्यास 2022, ये किसके बीच हुआ साहब, ये जो हुआ है भारत और ओमान के बीच। और किस प्रकार का ये, थल सेना का है। और ये जो आयोजन हुआ साहब कहाँ, राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ हुआ था, राजस्थान के
बीकानेर में हुआ था साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये थल सेना का था। अब देखिएगा कि जो ओमान है ना, इसके साथ और भी हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं। एक कौन सा हो गया, ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 हुआ था, ये भारत और ओमान के बीच में हुआ था। ये कैसा था, वायुसेना का था, जबकि अल नजा कौन सा था, थल सेना का था। और इसी के साथ हम लोग करते हैं नसीम अल बहर, ये है भारत और किसके बीच, ओमान के बीच, ये कैसा है, नौसेना है। अब बात आई ओमान की, तो बताइए ओमान का सुल्तान कौन है, तो तारिक अल सईद। कौन है साहब, तारिक अल सईद। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है वज्र प्रहार 2022। वज्र प्रहार 2022 जो हुआ साहब, ये किस देश के साथ हुआ है, भारत और यूएसए के बीच हुआ है। और इसका आयोजन जो हुआ साहब, हिमाचल के बकलो में। कहाँ हुआ है, हिमाचल के बकलो में। और युद्धाभ्यास, ये नाम भी है, युद्धाभ्यास एक स्पेशल जो होता है थल सेना के बीच होता है, भारत और यूएसए के थल सेना के बीच। तो वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, उसके साथ युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ, और एक है आपका सी कैट, ये भी किसके साथ, यूएसए के साथ, ये नौसेना का है। समझ रहे, ये तीनों याद रखना। अमेरिका के साथ कौन सा होता है, वज्र प्रहार होता है, युद्धाभ्यास होता है, और कौन सा होता है, सी कैट होता है। अभी जो हुआ वज्र प्रहार वो कहाँ हुआ, हिमाचल के बकलो में। आप देखिए ये जो है वज्र प्रहार, ये सिंबल है, ठीक है साहब, इंडिया और यूएसए का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है हम लोगों का, वो है आपका उदार शक्ति युद्धाभ्यास 2022। उदार शक्ति युद्धाभ्यास 2022 ये हुआ किसके बीच साहब, भारत और मलेशिया के बीच। और ये कैसा है, ये वायुसेना का है। और आयोजन कहाँ हुआ, मलेशिया के क्वांटन में। कहाँ हुआ है, मलेशिया के क्वांटन में साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है साहब। ये आप देखिएगा, ये जो दिया गया है वो मलेशिया के क्वांटन में हुआ था, वही चीज़ें हैं। चलिए साहब नेक्स्ट जो हमारा है कि रक्षा उत्पादों की एशिया का सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन जो किया जाएगा वो अक्टूबर 2022 में कहाँ किया जाएगा साहब, गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, मतलब रक्षा से संबंधित हथियार वगैरह जो होता है, इसका सबसे बड़ा प्रदर्शनी जो होगा वो गुजरात के गांधीनगर में होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा होगा, ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 2020 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था साहब, लखनऊ में हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखना। उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2023 में दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा साहब। ये देख लीजिए, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ये जो होगा मेला का आयोजन कहाँ होगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। क्लियर है साहब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का, क्या हुआ हो, कोई विशेष बात क्या रमनीश, नहीं ना। चलिए अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में साहब जो पुरुष विजेता बना है, वो बना है विक्टर एक्सेलसेन। कौन बना है, विक्टर एक्सेलसेन। ये कहाँ का रहने वाला है, डेनमार्क का रहने वाला है। और महिला जो विजेता बनी है, कौन बनी है, अकेन यामागुची। कौन बनी है, अकेन यामागुची बनी है। अकेन यामागुची ये कहाँ के हैं, जापान के हैं साहब। और भारत के सात्विक एवं चिराग पुरुष युगल में क्या लिया है, कांस्य पदक। क्या लिया है, ये कांस्य पदक लिया है साहब, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के किस युगल ने या किस जोड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तो याद रखिएगा सात्विक एवं चिराग। तो यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि सात्विक एवं चिराग का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बैडमिंटन से, ठीक है साहब। अगला देखिएगा, अगला है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसमें देखिएगा साहब कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है आपका सात्विक और चिराग, ठीक है साहब। अब देखिएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसमें देखिएगा साहब ये कई बार बता भी चुके पिछले भी में। तो इसका आयोजन जो हुआ था बर्मिंघम और इंग्लैंड में। सबसे अधिक पदक कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता। कितना जीता, 178, जिसमें गोल्ड था 67, सिल्वर जो था 57 और ब्रॉन्ज जो था 54। दूसरे स्थान पर कौन रहा, इंग्लैंड रहा 176 के साथ। और भारत का जो स्थान रहा 61 पदक के साथ चौथा स्थान रहा, जिसमें 22 जो है सो गोल्ड जीता है, 16 जो है सो 16 आपका सिल्वर जीता है और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज जीता है, 14 जो है सो मिसप्रिंट है, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा वो कहाँ होगा साहब, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए साहब नेक्स्ट जो हमारा होगा
अब देखिएगा साहब, कुछ जो खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल जो 16 जीत करके आए हैं, कई बार हो सकता है कि पूछ देखिए कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन कौन लोग जो है सो गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। ठीक है साहब, अब देखिएगा सबसे पहला नंबर कुश्ती में 6 गो आया है। कुश्ती में कितना गोल्ड मेडल आया है? 6 गो आया है, जिसमें आप देखिएगा बजरंग पूनिया, उसके बाद ये बजरंग पूनिया ही है, ये है आपका बजरंग पूनिया। उसके बाद दीपक धुनिया, उसके बाद रवि दहिया, नवीन कुमार, साक्षी मलिक। ठीक है साहब, इनको याद रखिएगा, महिला हैं। और विनेश फोगाट। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो 6 जो मिला है गोल्ड मेडल, किसमें मिला है? कुश्ती में मिला है। उसके बाद देखिएगा टेबल टेनिस में 3 मिला है, शरद कमल, हरमनप्रीत साथियान, ठीक है, और सानिकी टीम, और शरद कमल सृजा। मतलब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है युगल जोड़ी। ठीक है, एक गोल्ड मेडल यहाँ से आया होगा। ठीक है, एक गोल्ड मेडल जो है सो साहब, हाँ सुनिए, एक गोल्ड मेडल यहाँ से आया होगा, एक गोल्ड मेडल ये पूरे टीम से आया होगा। ठीक है, और एक गोल्ड मेडल यहाँ से आया होगा। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 3 हो गया साहब। ठीक है साहब, उसके बाद देखिएगा मुक्केबाजी में 3 मिला है। एक मिला है आपका अमित पंघाल, ठीक है साहब, एक मिला है निकहत जरीन, और एक मिली है साहब नीतू घनघस से। याद रखना, कई बार सवाल ये भी पूछ सकता है निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है, या अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आप देखे थे कि 2-3 सवाल बीपीएससी वाले में पूछ दिया था, वेस्ट मैनेजमेंट वाला में। उसके बाद देखिएगा भारोत्तोलन में कितना मिला? वेट लिफ्टिंग में 3 मिला है, जिसमें पहला है मीराबाई चानू। उसके बाद लिखिएगा, देखिएगा लारनिनुंगा, ठीक है, अचिंता श्योली। ठीक है, 3 व्यक्ति है, यहाँ से याद रखना, ये तीनों भी आई है साहब। उसके बाद बैडमिंटन में भी कितना मिला? 3 मिला, लक्ष्य सेन, सात्विक साई एवं चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु। ठीक है सर, ये तो दोनों मिलकर के युगल हो गया ना, ये दोनों जो हो गया युगल, ये दोनों मिलकर के एक लाया होगा। ठीक है, और ये हो गया एक, और ये हो गया एक, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा साहब, एथलेटिक्स में 1 मिला है, वो मिला किसको? एल्डो हसे पोल को। और लॉन बॉक्स में किसको? हाँ, लॉन बॉक्स होता, मिस्टेक लगता है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें भी 1 गोल्ड मेडल मिला है, और ये जो मिला किसको? रूपा और लवली टीम को। किसे मिला है? रूपा और लवली टीम को मिला है। उसको क्लियर कर देंगे क्या था नहीं था। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला है साहब, पैरा लिफ्टिंग में किसे मिला है? सुधीर को मिला है। और पैरा टेबल टेनिस में किसे मिला है? भाविना पटेल। तो याद रखिएगा, भाविना पटेल पूछा जा सकता है कि भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा पैरा टेबल टेनिस से। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है साहब कि गगनयान परियोजना में आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित बचाने के लिए इसरो के द्वारा लो एल्टीट्यूड स्कोप मोटर का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया गया है साहब। क्योंकि भारत जो है सो गगनयान जो है सो लॉन्च करेगा 2023 में। तो गगनयान जो होगा, मानव उसमें रहेगा, तो उस मानव रहेगा, तो कभी भी आपात स्थिति में उस मानव को बचाने के लिए इसरो जो है सो सुरक्षित उसको बचाने के लिए एक लो एल्टीट्यूड स्कोप मोटर का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से क्या किया जा सके? निपटा जा सके। आए समझ में? इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी इसरो के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं, देखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, चौथे भारतीय राष्ट्रीय महिला एथलेटिक्स 2022 में सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में 68.62 मीटर भाला फेंक करके तथा योगेश कठुनिया डिस्क थ्रो में 48.34 मीटर डिस्क फेंक करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो पूछा जाएगा कि जो है सो भारतीय राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 2022 में जो है सो सुमित अंतिल जो है सो कितने मीटर भाला फेंका है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? 68.62 मीटर, 68.62 मीटर ये भाला फेंका है साहब। जबकि अगर पूछा जाए कि योगेश कठुनिया के डिस्क थ्रो कितना दूर फेंका है, तो 48.34। चलिए, उसके बाद देखिएगा साहब, भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के जासूसी जहाज युआंग वान 5 के श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर रोकने से विरोध जताया। मतलब चीन का ना ये जो है ना साहब, चीन का ये युआन वांग 5 ये जासूसी जहाज है। ये क्या करता है जानते हैं? 750 किलोमीटर दूर भी 750 किलोमीटर दूर भी अगर कोई हथियार है, पनडुब्बी है, या किसी तरह का सुरक्षा चीज़ें लगा हुआ है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है।
जान लेता है कि कहाँ कौन चीज़ लगा हुआ, समझ रहे। तो क्योंकि ये श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था, तो भारत इसका विरोध दर्ज किया था, क्योंकि उस रेंज में भारत आता है कि भारत की सारी जो है जो प्रणाली जो भी रक्षा से संबंधित है वो उसको डिरेक्ट कर लेता है, समझ रहे। इसी वजह से भारत इसका क्या किया है, विरोध किया है। उसके बाद देखिएगा साहब कि केनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने साहब, विलियम टूटो। कौन बने साहब, विलियम टूटो बने हैं। ये केनिया के किस पार्टी से संबंधित है, केनिया के क्वांजा पार्टी, केनिया क्वांजा पार्टी से संबंधित है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिएगा, इजराइल के वैज्ञानिक ने पहली बार बिना स्पर्म और बिना एक के चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को क्या कर दिया, विकसित कर दिया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भ्रूण का जो विकास होता है वो किससे होता है, स्पर्म और एग से होता है। लेकिन इजराइल का वैज्ञानिक क्या किया कि चूहा का जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल क्या होता है कि वैसा सेल जहां से शरीर के किसी भी अंग के कोशिकाओं को क्या कर सके, निर्माण कर सके, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। आए समझ बात, मतलब वैसा सेल जिससे शरीर के किसी भी अंग या ऊतक का निर्माण हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। तो ये चूहा का जो सबसे अधिक जो स्टेम सेल पाया जाता है वो पाया जाता है ब्लड वगैरह में, समझ रहे हैं, वो ब्लड वगैरह में पाया जाता है। तो ये क्या किया कि चूहे के स्टेम सेल से ना बिना एग और बिना स्पर्म का क्या कर दिया, भ्रूण को तैयार कर दिया, समझ रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का स्पर्म और एग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। चलिए साहब, तो ये कौन कर दिया है साहब, इजराइल कर दिया है। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा होगा थोड़ा सा तेजी में कर लेना। अच्छा, केनिया का ये पीएम यही, सॉरी, केनिया के जो है सो जो राष्ट्रपति बने हैं ये देखिएगा पिक, ठीक है साहब, ये केनिया के राष्ट्रपति थे साहब, उसको तो भूलिए गए थे देखना हम लोग, है कि नहीं। चलिए देखिए स्मार्ट वो हैं या नहीं, उनका पद तो स्मार्ट है ना, है कि नहीं, मायने ये रखता है कि नहीं। चलिए साहब, अभी आप मान लीजिए कि आईएएस बन जाइए, डीएम बन जाइए, एसडीएम बन जाइए, और आप कितनो मान लीजिए आपका चूल उजरल है, माथा मुड़ाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका चूल घुमलो आएगा ना वो भी आपके सामने खड़ा नहीं होगा बिना आपके आदेश से, है कि नहीं। तो कैसा है उससे कोई बहस नहीं है, बस इस बात का है कि उसका पद कैसा है। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब कि 22वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ है साहब, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अब बात आई साहब उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है साहब, ताशकंद। कहाँ है साहब, ताशकंद, याद रखना। देखिए यहाँ पर देखिए उज्बे शब्द हो रहा है ना, उज्बे मतलब क्या था, उजला, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ताश। ताश का अमूमन का जो कलर होता है ना कैसा होता है, उजला होता है। तो दोनों को लिंक करके, क्योंकि यहाँ पर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान आ जाएगा ना, किर्गिस्तान, ये सारे आपको क्या करेगा, कन्फ्यूज करेगा, समझ रहे। इसीलिए करके याद रखना है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, उज्बे। उज्बे मतलब क्या होता है, उजला। उजला उजला क्या होता है, ताश होता है। आए समझ में। इस तरह से देखिए 4-5 देश है, जैसे कि आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद हाँ तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और उसके बाद तजाकिस्तान, 5 को पूरा 5 देश है साहब। और एक हो गया आपका उज्बेकिस्तान। ये सारे की राजधानी पूछा भी जाता है, ये कन्फ्यूज भी करता है, तो याद कैसे रखना है देखिएगा। पिछवत्ती हम चलते हैं, यानी कि उज्बेकिस्तान। तो हम अभी क्या बताएं कि उज्बे का मतलब समझना है उजला, उज्बे का मतलब क्या समझना है, उजला। और उजला कौन चीज होता है साहब, ताश। उजला क्या होता है, ताश। तो याद रखना है ताशकंद। आए समझ में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, तजाकिस्तान। क्या लिखा हुआ, ताजा। इसमें शब्द याद रखना है ताजा। क्या याद रखना है, ताजा। तो आपके घर पर कोई मेहमान आएगा, अब मान लीजिए उसको आप ताज़ा खाना नहीं दीजिएगा, बासी खाना दीजिएगा, वो क्या करेगा, आपको दूस देगा। क्या करेगा वो, दूस देगा, समझ रहे। तो याद रखना है ताज़ा खाना नहीं देंगे क्या कर देगा, दूस देगा। दूस मतलब दूसाबे। क्या याद रखना है, दूस मतलब दूसाबे। आए समझ, बस लॉजिकल, क्यों नहीं तो 5 नाम ऐसा है ना आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आए समझ में। तो बताइए उजला क्या होता है, ताश। और ताज़ा नहीं दिया क्या हो गया, दोष दिया। अब चला ये तुर्कमेनिस्तान। आपको पता है आपको पता होगा कि भारत पर तुर्क मुसलमान आया था ना। तो वो आता था, जब भी तुर्क मुसलमान आता था, कोई भी मतलब शासक आता था, किससे आता था, वो घोड़ा से आता था। और घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अश्व। तो बताइए तुर्क का जो लोग आया था भारत, किससे आया था, अश्व से आया था, मतलब अस्वागत। क्या याद रखना है, अस्वागत। आए समझ में। उसके बाद देखिए
किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। देखिए किर्गिस्तान में किर गिर क्या रहा है? गिर। कोई बच्चा अगर गिर गया तो रोने लगता है, तो उसको क्या करिए? 20 को केक दे दीजिए। एक दो को नहीं, 20 को केक दे दीजिए, चुप हो जाएगा। 20 केक। क्या याद रखिएगा? 20 केक। आए समझ में? तो किर्गिस्तान का 20 केक और तजाकिस्तान का दुसाबे, और उसी तरह से उज्बेकिस्तान का ताशकंद। आए समझ में? एक बच गया कजाकिस्तान, इसका याद रखिएगा क्या? नूर सुल्तान। 4 को यादें करवा दिए तो एगो तो नहीं याद रख सकते हैं क्या? चलिए साहब अगला है साहब, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए अगला है साहब कि बात आई 22वीं संघाई संगठन का जो है सो कहाँ हो रहा है संपन्न? यह समरकंद में, जिसमें वाराणसी को पहली एशिया का सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। साहब इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो समरकंद में हो रहा था एशिया का बैठक, उसमें जो है सो पहला जो है सो सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी में किया गया। इसमें सदस्य देश कौन सा है साहब? चीन है, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और रूस है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 8 देश शामिल है। ईरान जो है सो नया देश बनने के लिए ये अपना आवेदन कर चुका है साहब। ठीक है, और 9वां देश कौन बनेगा? ईरान बनेगा साहब, क्योंकि आवेदन कर चुका है। उसके बाद देखिए इसका स्थापना कब हुआ? कि 15 जून 2001 को, और 2000 भारत जो सदस्य बना इसका एससीओ का, वो बना 2017 में जाकर के, और 2023 में जो इसका बैठक होगा कहाँ होगा? भारत में होगा। और इसका जो मुख्यालय है साहब कहाँ है? संघाई संगठन का चीन के बीजिंग में है। अभी जो हुआ था ना 2022 में समरकंद में, तो वहाँ पर ना कुछ पर्यवेक्षक था। पर्यवेक्षक मतलब देखने वाला, समझ रहे? तो उसमें था ईरान शामिल, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। तो कई बार सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन का जो बैठक हुआ है उसमें पर्यवेक्षक कौन कौन सा देश रहा? समझ रहे? इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा साहब, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 8 क्या कहते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी शामिल है, बाकी का जो है चीज़ें वो आप देख रहे हैं। ठीक है साहब, क्या हुआ? हाँ चलिए चलिए अगला साहब। अच्छा एक बात और भी याद रखना है कि क्योंकि उज्बेकिस्तान में होता है ना साहब, तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को भी ध्यान में रखना, जिसका क्या नाम है? शौकत मिर्जियोयेव। कई बार पूछेगा कि किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो देश का नाम नहीं पूछ करके राष्ट्रपति का नाम दे देगा, समझ रहे हैं? तो याद रखना है शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, ये देख लीजिए, यही है साहब। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें जो है सो 6 खेलों को क्या कर दिया गया है? शामिल किया गया है। तो पूछा जाएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन साहब? अशोक गहलोत। ठीक है साहब, और इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें है खो खो, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी। उसके बाद देखिएगा साहब, थोड़ा तेजी में कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा साहब कि नीति आयोग के द्वारा हरिद्वार को 112 जिलों में प्रथम आकांक्षी जिला क्या कर दिया गया है? घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया साहब? नीति आयोग के द्वारा किया गया। और इसका आधार क्या हुआ? तो स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पोषण और वित्तीय समावेशन के आधार पर इसकी घोषणा की जाती है आकांक्षी जिला को। बस याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया, तो याद रखना है हरिद्वार को। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के नाम से मशहूर सड़क का नाम क्या बदल दिया गया? कर्तव्य पथ। मतलब जिसका नाम पहले राजपथ था, जो इंडिया गेट से कहाँ तक था? राष्ट्रपति भवन तक था, उसका नाम था राजपथ। लेकिन अब जो कर दिया गया, क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। ठीक है साहब, बस इतना ही पॉइंट याद रखना, क्योंकि नाम जब बदलता है तो नया भारत न बनता है। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला है कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो 5वीं बड़ी बनी है, तो इसका मतलब 4 इससे बड़ा होगा। तो 4 कौन कौन सा बड़ा है? तो यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी, और 5वां में आपका भारत, और ब्रिटेन आ गया 6ठा स्थान पर। अब देखिएगा साहब, अगला है बोस्तोक युद्धाभ्यास 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ साहब? रूस में हुआ है। इसमें जो भाग लिया था साहब, भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान। चलिए साहब, कई बार क्योंकि चीन और भारत की सेना एक साथ भाग लिया है ना साहब, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा देखने के लिए बहुत कम मिलता है।
चलिए, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान ब्लू फ्लैग, क्या नाम है? ब्लू फ्लैग दादा भाई नौरोजी के घरों को दिया गया। ये जो दिया जाता है साहब, लंदन से दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा लंदन से दिया जाता है। ऐतिहासिक महत्व की इमारत, जो पुराना इमारत हो, जो ऐतिहासिक जिसकी पृष्ठभूमि हो, तो ऐसे इमारत को दिया जाता है एक सम्मान जिसका नाम है ब्लू फ्लैग। तो वर्तमान में जो है सो पहला ऐसा जो है भारत का इमारत जैसे मिला है वो है साहब दादा भाई नौरोजी का घर। ठीक है साहब। तो दादा भाई नौरोजी को साहब किस उपनाम से जानते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध नेता। क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध नेता बोलते हैं साहब। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस है, कई बार पूछा भी गया है, जिसका क्या नाम है साहब? अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है साहब, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है सो ये धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। मतलब किस प्रकार से भारत का धन जो है सो विदेश पलायन कर रहा है, इसके बारे में ये बताए थे। उसके बाद देखिएगा साहब, AIF के द्वारा इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया साहब? सुनील छेत्री को। किसे घोषित किया गया साहब? सुनील छेत्री को पुरुष फुटबॉलर घोषित किया गया इस साल का। तथा महिलाएं फुटबॉलर जो है सो किसे घोषित किया गया? मनीषा को, मनीषा कल्याण को। किसे घोषित किया गया? मनीषा कल्याण को। और सुनील छेत्री जो है साहब, ये लगातार 7वीं बार जो है सो इन्हें पुरस्कार मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है साहब सुनील छेत्री। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा होगा, छोटा सा और बचा हुआ है, बस लास्ट ही है। अगला देखिएगा साहब कि इसरो के द्वारा 10 अगस्त को लॉन्च वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का नाम क्या रखा गया है? स्पार्क रखा गया। देखिए, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका क्या नाम रखा गया था? स्पार्क रखा गया था। और इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, भारत का ये पहला स्पेस म्यूजियम है। ठीक है, वर्चुअल तरीका से, तो इसलिए करके इसको ध्यान में रखिएगा। केवल इसका नाम ही याद रखना है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो स्पार्क रखा गया है। क्या ये वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। उसके बाद देखिएगा अगला है साहब, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए इसे क्या किया है? नामित किया गया है। तो गरबा नृत्य किस राज्य का है साहब? गुजरात का। गरबा किस राज्य का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। तो आप देखिएगा साहब कि अच्छा, अगला है ये मिंजर मेला। चलिए, अगला है साहब कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार 2022। ये जो दिया गया साहब डॉक्टर प्रतिभा रे को। किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रतिभा रे को। और ये है उड़िया लेखक। ये क्या है साहब? उड़िया लेखक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा साहब, मिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के चंबा में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आप देख लीजिए, मिंजर मेला चंबा हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है साहब, ये जो मेला लग रहा है हिमाचल प्रदेश के चंबा में। उसके बाद देखिएगा साहब, अगला है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, क्योंकि जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि रुपया का वैल्यू अचानक गिर गया, समझ रहे? इसी वजह से ये मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये क्या है कि साहब कि जिम्बाब्वे में मोसिन ओन तुनिया नामक स्वर्ण सिक्का जारी किया गया। मतलब एक ये सोना का सिक्का जारी किया है जिसका क्या नाम पड़ा है? मोसी ओन तुनिया। तो कौन जारी किया है साहब? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का क्या नाम है? समरसन नंगवागवा। ठीक है, समरसन नंगवागवा इसका नाम है साहब राष्ट्रपति का। ठीक है साहब। और ये जो आप देख रहे हैं ये है साहब नंगागवा। ठीक है, यही है साहब नंगागवा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा इनको। चलिए, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यही जो है सो गोल्ड कॉइन है जिसका क्या नाम है? मोसी ओन तनिया। यही है इसका गोल्ड जो है सो कॉइन्स है। ठीक है साहब। उसके बाद लास्ट है साहब कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। ये किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ये आप लोग बताइए। चलिए साहब, बसवराज बोम्मई। चलिए साहब, चलिए बस हो गया आपका अक्टूबर जो हो गया वो क्या बोले? देखिए, मिंजर मेला है क्या कि कई भी जो
पहाड़ी इलाका का जो राज होता है, जो उसकी सांस्कृतिक परंपरा होता है, तो वहाँ से सवाल कई बार पूछा जाता है, जो जहाँ का स्पेशल कोई मेला होता है। तो ठीक है सर, इस तरह की चीज़ें, जैसे दरोगार में तो धड़ल्ले से पूछा जाता है, एक मेला से तो आएगा ही, समझ रहे। चलिए साहब, अक्टूबर का आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग जो अगला करेंगे वो नवंबर महीना का हम लोग करेंगे। चलिए साहब, आज भर इतना ही।